नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा हम बिहार की करेंगे और चर्चा हम करना चाहते हैं आरजेडी। चर्चा हम करना चाहते हैं नीतीश कुमार की रणनीति की, चर्चा प्रशांत किशोर की। और देखिए, श्याम रजक आरजेडी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ। एक जमाना था, कहा जाता था राम और श्याम, लालू यादव के, रामकृपाल यादव और श्याम रजक। दरी बिछाने से लेकर, तंबू गाने से लेकर, बिहार सरकार में मंत्री बनने से लेकर केंद्र सरकार में मंत्री बनने तक, श्याम रजक बिहार सरकार में मंत्री बने, रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री बने। रामकृपाल यादव 2014 में ही दूर चले गए थे। श्याम रजक दूर गए, फिर आए, फिर चले गए। कल उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि देखिए, मैं खिलाड़ी नहीं था, मैं बात समझ नहीं पाया। तो सवाल यह पैदा हो रहा है, बीच में आप देख ही रहे थे कि जगदानंद सिंह बिहार प्रदेश आरजेडी के प्रेसिडेंट किस तरीके से घबराए हुए थे, विचलित थे कि उनके लोग, उनकी पार्टी के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, प्रशांत किशोर की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, श्याम रजक का जाना, लोग पार्टियों से आते जाते रहे, लेकिन श्याम रजक आरजेडी के भीतर एक दलित चेहरा थे और लालू यादव का अभ्युदय, जो हम लोग कहते हैं गरीब के नेता के रूप, पिछड़ों के नेता के रूप, देखना यह महत्वपूर्ण है कि तेजस्वी यादव के पास बच कौन कौन लोग रहे हैं और उनमें चेहरे कौन कौन बच रहे हैं, किस किस जाति के बच रहे हैं। देखिए, दलित राजनीति में भी पासवान के वोट बैंक के सबसे बड़े मालिक चिराग पासवान हैं। मांझी वोट बैंक के सबसे बड़े मालिक जीतन राम मांझी हैं। बसपा रविदास, समझते ही हैं कि मायावती के साथ रविदास जाति के लोग जुड़ जाते हैं। तो शिवचंद्र राम हैं, उदय नारायण चौधरी हैं, लेकिन झटका तेजस्वी यादव को मिलता हुआ दिख रहा है और तेजस्वी यादव को यह समझना होगा कि उनके कुनबे में लोग जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, लोग भाग क्यों रहे। कई विधायकों को लेकर चर्चा है, कई नेताओं को लेकर चर्चा है कि वे नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, नीतीश कुमार की भूंजा पार्टी के जो सदस्य हैं उनके संपर्क में हैं। तो जुड़ने की बात हम नहीं सुन रहे हैं और टूटने और भागने की बात जरूर सुन रहे हैं। तो श्याम रजक का भी फिर से नीतीश कुमार के साथ जाना तय ही है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के सामने जो चुनौतियां, हमने पिछले दिनों चर्चा की थी आपके साथ कि आधार बढ़ाना होगा, लेकिन यहां तो आधार घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो मजबूत सिपाही हैं वही आपसे दूर चले जा रहे हैं। क्या यह सब कुछ चल रहा है आरजेडी के भीतर अजीत जी, और कैसे तेजस्वी यादव अपनी पॉलिटिक्स को आगे ले जाएंगे? देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम बार बार कहते हैं, आपके साथ भी बातचीत में हमने कई बार कहा है कि सबसे पहले आपको धारणा की लड़ाई जीतनी होती है, परसेप्शन की लड़ाई जीतनी होती है, नैरेटिव की लड़ाई जीतनी होती है। उसी से जब आपका नैरेटिव चलेगा, आपका परसेप्शन क्रिएट होगा, तभी आप लोगों के दिल दिमाग को प्रभावित कर सकते हैं। ये राजनीति का थंब रूल है। मतलब इसके बगैर आप चुनाव नहीं जीत सकते। राजनीति तो आप करते रहिए, आपके पास एक वोट आधार है, आप राजनीति करते रहेंगे, राजनीति कभी समाप्त नहीं होगी और कभी मौका आएगा तो नीतीश कुमार की मदद से या किसी और की मदद से सत्ता भी मिल सकती है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो चीज जरूरी है वो आरजेडी के पक्ष में, तेजस्वी यादव के पक्ष में नहीं बन पा रही है। ये एक सच्चाई है, जिस सच्चाई को आरजेडी के लोगों, जितनी जल्दी आरजेडी के लोग स्वीकार कर लें और इस सच्चाई के अनुरूप जितनी जल्दी हो सके अपनी रणनीति बनानी शुरू करें, उनके लिए उतना फायदा होगा। इस भ्रम में इस आरजेडी की राजनीति चल रही है कि स्वाभाविक विकल्प तेजस्वी यादव हैं, तो लोगों का मोह भंग होगा नीतीश कुमार से या नरेंद्र मोदी से। लोग जेडीयू बीजेपी को हराने जाएंगे तो किसको चुनेंगे? तो वो मजबूरी में आरजेडी को चुनेंगे। हम तो अपनी राजनीति करते रहे, जैसे खरामा खरामा गाड़ी चल रही है ऐसे चलती रहे। चुनाव के समय 20-25 दिन प्रचार करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे और लोग जो नाराज हैं उनका वोट हमको मिल जाएगा। सत्ता विरोधी वोट के चूंकि एकमात्र दावेदार हम हैं,
ये एक इस बबल में पूरी पार्टी राजनीति कर रही है। तो चूंकि बिल्कुल। धारणा नहीं बन पा रही है, अब दूसरी ओर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप सत्ता विरोधी वोट के एक नए दावेदार आ गए, जो आपसे बेटर नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, आपसे बेटर परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, आपसे ज्यादा ए टू जेड की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो सत्ता विरोधी वोट का एक विकल्प आ गया। एक तरफ आरजेडी का बबल है जो हमने बताया, जिसमें उनको लग रहा है कि हम ही दावेदार हैं, स्वाभाविक रूप से हम ही उत्तराधिकारी हैं, दावेदार। और हकीकत ये है कि एक नया दावेदार उभर गया बड़ी तेजी से, जो आपसे बेटर पॉलिटिक्स कर रहा है। और दूसरे, आपके बारे में ये धारणा नहीं बन रही है कि आप चुनाव जीतने जा रहे हैं। जब तक ये धारणा नहीं बनेगी कि आप चुनाव जीतने जा रहे हैं, आपका संगठन बहुत मजबूत हो रहा है, आपका ग्राउंड लेवल पर माहौल बन रहा है, आपके बारे में लोग जिज्ञासु है, कौतूहल में है, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में और चाहते हैं कि बदलाव हो और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। ये धारणा नहीं बन रही है, ये ग्राउंड लेवल पर बात नहीं जा रही है, इसका माहौल नहीं बन रहा है। और यही कारण है कि जो लोग आरजेडी में हैं, परिवार से अलग या एमवाई वोट समीकरण से अलग, उनको अपना भविष्य इसमें उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। आरजेडी में भविष्य नहीं दिख रहा है, ये संभावना नहीं दिख रही है कि सत्ता मिल पाएगी, इसलिए लोग छोड़ करके जा रहे हैं। अब उसमें दोनों तरफ लोग जा रहे हैं। कुछ लोग प्रशांत किशोर की तरफ जा रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया। जगदानंद सिंह ने चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी। बिल्कुल। चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? चिट्ठी लिखने का सीधा मतलब यह है कि आप घबराए हुए हैं और आप अपनी घबराहट जाहिर कर रहे हैं। तो नेता की तो सबसे बड़ी काबिलियत यह होती है कि वो उसकी कमजोरी नहीं जाहिर होने दे वो अपनी। जब सबसे कमजोर हो, और हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, आपको भी ध्यान होगा 1999 का चुनाव, जब लालू यादव 54 में से सिर्फ 7 सीट जीते थे लोकसभा की, और तमाम सरकार थे, बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई, टीवी नया नया था। राजदीप सरदेसाई ने उनसे पूछा था कि आप तो कहते थे कि आप सब सीट जीतेंगे, तो लालू यादव ने कहा कि तो क्या कहा, सब सीट हार जाएंगे। तो नेता तो हमेशा कहता है कि हम सब सीट जीतेंगे, नेता अपनी कमजोरी कभी जाहिर नहीं करता है। यहाँ जगदानंद सिंह ने अपनी कमजोरी जाहिर कर दी चिट्ठी लिख करके, और ये कह दिया कि आपने ये एक्सेप्ट भी किया कि जो लोग टूट के जा रहे हैं वो आपके लोग हैं, और आपने धमकी भी दे दी। तो एक तो वो आपने कमजोरी जाहिर की। तो कुछ लोग जो है वो प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, और कुछ लोग जो पुराने लोग हैं, जो पुराने चेहरे हैं, जो किसी न किसी वजह से पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं या अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं, वैसे लोग फिर जेडीयू की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग बीजेपी की तरफ भी जाएं, मतलब जो इस्टेब्लिश्ड दल है उसकी तरफ जाए। जैसे श्याम रजक एक इस्टेब्लिश्ड पार्टी में गए, उनको पहले रह चुके हैं जनता दल में, जनता दल यू में, और काफी समय राजनीति करके तब वापस लौटे थे आरजेडी के साथ। अब फिर वो वापस आए, जेडीयू के साथ चले गए। तो आजमाई हुई पार्टी है जिसके साथ वो गए हैं। और दूसरा, उनको क्या लग रहा है श्याम रजक को, जो हम लोग आगे और उसको डिकोड होगा, उनको लग रहा है कि वो जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस समाज की, जिस समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल है नीतीश कुमार के साथ। वो दलितों में भी महादलित समुदाय से आते हैं, तो उस महादलित समुदाय का हम लोग पहले भी कहते रहे कि नीतीश कुमार के प्रति सहज लगाव। तो ये कहीं ना कहीं इनको जमीनी फीडबैक है। जितने बड़े नेता हैं श्याम रजक और जितने पुराने नेता हैं, उनको सिर्फ फुलवारी शरीफ से नहीं होगा, उनको पूरे बिहार से ये फीडबैक होगी कि जो महादलित है उनका एक रुझान तो वो नीतीश कुमार के वो तो अजीत जी आपने देखा था ना, जब भीम संसद कराया था अशोक चौधरी ने, तो अपेक्षा से अधिक लोग पहुंच गए, और उनमें सर्वाधिक महादलित ही थे, दलित नहीं महादलित ही थे। तो श्याम रजक भी इस बात को समझ रहे हैं कि देखिए महादलित जो हैं वो नीतीश कुमार से टूट नहीं रहे हैं, और आरजेडी के साथ यादव और मुसलमान के अलावा कोई तीसरा जुड़ नहीं रहा है। मुकेश सहनी को लेकर भी कंफ्यूजन की ही स्थिति है। तो एक और कोई नया नहीं जुड़ रहा है, दूसरी ओर जुड़ता जा रहा है, और ये टूटते जा रहे हैं। हाँ, जो आपने कहा अशोक चौधरी वाले कार्यक्रम की बात, उनको बहुत एफर्ट नहीं लेना पड़ा था। वो घूमे थे, उन्होंने यात्रा जरूर की थी बिहार में, और एक अपील की थी और लोग जुट गए थे। एक उन्होंने अपील की थी, और उस अपील पर ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा सत्ता का तामझाम किया, सब जगह से ले आने के लिए गाड़ियां भेजी और बड़ा बंदोबस्त किया। लोग सहज रूप से, स्वयं स्फूर्त, जो तो स्वतः स्फूर्त होता है, उस तरह से लोग पटना पहुंचे थे। इसलिए क्योंकि जो महादलित है वो, उसका रुझान है नीतीश कुमार की तरफ। और जो बड़े चेहरे हैं महादलित राजनीति के भी, जो चेहरे हैं, जैसे आपने नाम गिनाए, जीतन राम मांझी एक बड़ा चेहरा है महादलित के, और वो एनडीए के साथ हैं अभी। अशोक चौधरी स्वयं महादलित में एक बड़ा चेहरा है और वो जेडीयू में है। श्याम रजक भी एक उसी सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो फिर जेडीयू में चले गए।
तो बिल्कुल। एक आप देखिए कितनी बारीकी से, निश्चित रूप से जेडीयू में जेडीयू के बड़े नेताओं से बात करके श्याम रजक वहां जा रहे हैं, तो जी। वो वहां कितनी बारीकी से राजनीतिक ताना बाना बुना जा रहा है कि जो हम्म। हमारा आधार वोट है उस आधार वोट को मजबूत करना है। नीतीश कुमार और उनके जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं वो इस भरोसे नहीं बैठे हैं कि बीजेपी का वोट आकर के जुड़ जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, या कोई बीजेपी का बिल्कुल। नैरेटिव क्रिएट हो जाएगा हिंदू मुस्लिम का तो हम चुनाव जीत जाएंगे, या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं सोच रही है जेडीयू। जो है अपना कोर वोट मजबूत कर रही है, अपना आधार मजबूत कर रही है। पार्टी जो महादलित है, अत्यंत पिछड़ा है, महिलाएं हैं, जो हम लोग हमेशा कहते रहे हैं, इसको मजबूत कर रही है जेडीयू की अपनी राजनीति है। और उस राजनीति के तहत श्याम रजक को जोड़ने की पहल हो सकता है कि उधर से भी पहल हुई हो, इधर कुछ नाराजगी मिली हो कि श्याम रजक सहज नहीं फील कर रहे हैं, असहज है, महसूस कर रहे हैं असहज अपने को, तो उनको जोड़ा जाए अपने साथ। तो ये वो एक तो महादलित का जो एक हम लोग बड़ी चर्चा कर रहे थे चुनाव के समय भी कि दलित का एक सेगमेंट आरजेडी के साथ जुड़ रहा है, जुड़ भी रहा है। चुनाव के समय कई जगह ऐसा देखने को मिला कि एक सेगमेंट जुड़ रहा है, लेकिन अब तो फिर लगता है कि वो रास्ता बंद हो गया। आप किसको छोड़ेंगे? जो आपका एक दलित का बड़ा चेहरा है वो छोड़ के जा रहा है, और कोई दूसरा प्रयास होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि कोई नया वर्ग जुड़ रहा है आपसे। तो ये तो दोहरा झटका है। और आपके जो मतलब गैर दलित जातियों के जो लोग हैं जिनके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि वो प्रशांत किशोर के साथ जा रहे हैं, उनको लेकर के चिट्ठी लिख रहे हैं, वहां आप अपनी कमजोरी जाहिर कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। और ये धारणा जनता के बीच में क्या जा रही है कि भाई यहाँ तो कोई दूसरा टिकता नहीं है, यहाँ तो आपको मुसलमान यादव हैं तभी आपकी जगह है। तो ये और खतरनाक चीज है, ये और खतरनाक। अजीत जी देखिए, हाँ, तीसरा कोई टिकता नहीं है। और आप मुसलमान और यादव में ही देख लीजिए ना कि जो लालू यादव का नियंत्रण था वो नियंत्रण कहाँ रह गया है। पूर्णिया का नतीजा यह बता गया ना कि उम्मीदवार मिला तो मुसलमान ने और यादव ने भी तेजस्वी यादव की इच्छा के खिलाफ जाकर पप्पू यादव को चुनाव जिता दिया और आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती की जमानत जब्त करा दी। रुपौली का उपचुनाव यह बता गया कि मुसलमान आपसे भाग गए, सिर्फ यादव बचे रहे। नवादा में लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? आपने चाहे जितनी कोशिशें की, कोशिशें नहीं की, राजबल्लभ यादव विद्रोह करते रह गए, उन्होंने अपने भाई को खड़ा ही कर दिया। आपने चाहे जितनी कोशिशें की, आप देखिए झंझारपुर में गुलाब यादव उम्मीदवार हो ही गए और उनको वोट आया ही चाहे जितना आया। लेकिन एक तीसरा खंबा आपने सिवान में देखा हिना साहब के साथ। हिना साहब के साथ पिछले दिनों बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत का फलाफल और फिर निर्णय लेने में और निर्णय के कार्यान्वयन में यह देरी भी। देखिए, आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने फैसला किया कि 15 अगस्त के बाद हम बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। आज देखिए 23 अगस्त हो गया, कहां है बिहार यात्रा? ठीक है, यदि आपको 2 सितंबर से निकलना है, 5 सितंबर से निकलना, तब भी तो रोड मैप आ जाना चाहिए था, रूट मैप आ जाना चाहिए था कि आप कहां जाने वाले हैं, क्या जाने वाले हैं, क्या मुद्दे होंगे। उसके लिए पहले से नैरेटिव और परसेप्शन क्या क्रिएट किए जा रहे हैं। देखिए, आप क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सशक्त विपक्ष की भूमिका में आपका यह कर्तव्य भी बनता है। लेकिन लोग पूछते हैं, ये बुलेटिन जारी कर रहे हैं, ये आएंगे तो क्या ये रुक जाएगा? तो इस परसेप्शन को भी खत्म करना होगा और कि हाँ, हम आएंगे तो रुक जाएगा, उन 2005 के पहले की तरह बिहार नहीं होगा। देखिए, इसमें आपने जो बात कही, इसमें 2-3 बातें निकलती हैं। पहली तो उनकी यात्रा की चर्चा कर लें हम लोग, तेजस्वी यादव की। यहाँ भी वही मानसिकता है जो मानसिकता चुनाव को लेकर के उनकी काम करती है कि चुनाव के 20 दिन पहले जाएंगे, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और नारे लगवाएंगे, नौजवानों की भीड़ जुटेगी और चुनाव लड़ लेंगे। वही यात्रा को लेकर के है कि एक दिन उठेंगे और रथ पर चढ़ के निकल पड़ेंगे, यात्रा हो जाएगी। ऐसे आजकल का समय जो है, उस समय में देखिए प्रशांत किशोर की यात्रा को देखना चाहिए कि कितना मेटिकुलसली उसकी प्लानिंग होती है, कैसे एक जगह कहाँ शिविर लगना है, वहां कैसे पहले एक एडवांस टीम पहुंची होती है, कैसे वहां रेकी होती है, गांव-गांव, पंचायत लोगों से बात होती है, समस्याओं मुद्दों की पहचान की जाती है कि वो कहाँ आएंगे तो वहां किस मुद्दे के कौन सी बड़ी समस्या जिस पर वो बोलेंगे। तो ऐसे तैयारी होती है। नीतीश कुमार की यात्रा की तैयारियां देखिए कितने पहले से तैयारी शुरू होती है और एक उस यात्रा का एक नाम दिया जाता है। जी बिल्कुल। हम यात्राएं, अभी एक किताब भी आई है उनकी यात्राओं को लेकर के, वो उनकी यात्राओं के एक नाम दिया जाता है, एक जगह तय की जाती है कि अमुक जगह से शुरू करेंगे। आमतौर पर वो वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से, जहां से महात्मा गांधी की कर्मभूमि से वो यात्राएं शुरू करते हैं। तो ये सब कहीं अभी तेजस्वी के बारे में तो पता नहीं है।
कि किस एक मुद्दे को इशू बना करके, जैसे राहुल गांधी की क्या यात्रा थी, भारत जोड़ो, तो दोनों बार ये एक तो थीम क्लियर थी ना कि एक थीम को लेकर के चल रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम तरह की समस्याएं थी, वो सब उठाई जाती थी, लेकिन केंद्रीय थीम थी भारत जोड़ो। यानी समाज जो विभाजित हो रहा है, जो विभाजनकारी राजनीति हो रही है, उसको टारगेट करना है। तो एक थीम को लेकर के राहुल गांधी की यात्रा हुई। तेजस्वी यादव की यात्रा होनी है, उसकी क्या थीम है? ये तो आप नहीं कह सकते ना कि अगले साल का चुनाव जीतने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। आप यात्रा की एक राजनीतिक सामाजिक थीम रखेंगे, आर्थिक थीम रखेंगे कि हमारी ये थीम है। अपराध को ही जैसे टारगेट कर रहा है तो उसकी एक थीम बनाएंगे, कहां से यात्रा शुरू करेंगे, किस रास्ते से गुजरेंगे, आपकी क्या उसके बाद हरावल दस्ता जो होता है, जो आगे जाता है, जो दस्ता वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो इसका मतलब यात्रा रैंडम होगी, एक दिन उठेंगे और निकल पड़ेंगे यात्रा करने, बिल्कुल जमीन पर असर नहीं होता है। अब आइए, जो दूसरी बात हम लोग कर रहे थे कि अपराध की बात आपने कही कि अपराध का बुलेटिन जारी कर रहे हैं, तो अब आलोचना आजकल लोग सुनना नहीं चाहते, सब आदमी आलोचना जान रहा है। एक छोटी सी भी समाधान चाहते हैं, हाँ समाधान चाहते हैं, समस्या पर नहीं समाधान पर बात करिए। आजकल एक छोटी सी भी घटना होती है, कहीं सुदूर गांव में भी घटना होगी, तो हर आदमी जान जाता है सोशल मीडिया के जरिए कि उसमें कौन शामिल है, किस जाति का व्यक्ति है वो, और क्या बैकग्राउंड है उसका, और उसमें क्या कार्रवाई हो रही है। तो वो नहीं सुनना चाहते हैं कि आप बताएंगे तो थोड़े लोग जानेंगे कि बहुत क्राइम हो रहा है। क्राइम हो रहा है जी। लेकिन वो सब रैंडम क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। इस पर भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, और रैंडम क्राइम कोई नहीं रोक सकता है। तो आप क्राइम को कम करने के लिए क्या उपाय करेंगे? जैसे मान लीजिए सामाजिक समस्या, इस तमाम क्राइम के पीछे सामाजिक समस्याएं जिम्मेदार है, समाज का जो विघटन है वो जिम्मेदार है, आर्थिक समस्याएं हैं, गरीबी जिम्मेदार है, बेरोजगारी जिम्मेदार है। तो आप कुछ जनता को बताएंगे कि आप समाधान करेंगे, और जो बैकग्राउंड है आपकी पार्टी का, जो टेंट है आपकी पार्टी के ऊपर, जो दाग धब्बे लगे हुए हैं 15 साल के शासन में, उसको धोने के लिए आपके पास कौन सा सर्फ साबुन आप लेकर के निकलेंगे कि वो दाग धुल जाएंगे, या उन कपड़ों को मोड़ करके और कहीं बाल डाल देना है वॉशिंग मशीन में और बंद कर देनी है मशीन, लोग नहीं जानेंगे। क्या उपाय है आपके पास? कुछ तो आप उपाय करेंगे, कुछ तो समाधान बताएंगे। तो उसकी भी कोई रूपरेखा नहीं मिल रही। आप ये समझ रहे हैं कि आप लोगों को क्राइम की जानकारी दे देंगे तो आपका काम चल जाएगा, वो नहीं होगा। अब जो आपने तीसरी बात कही, मैं पूर्णिया का एग्जाम्पल दिया आपने, रुपौली का एग्जाम्पल दिया आपने, सिवान का दिया, कोर में मुस्लिम वोट, नवादा का दिया, कोर में मुस्लिम वोट है ज्ञानेश्वर जी, और मुस्लिम वोट जो है उसी ने इस देश में तमाम जातियों को टैक्टिकल वोटिंग सिखाई है। ये उसका ड्रॉबैक है, ये बड़ा ड्रॉबैक है जो प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि आप जब तक ये सोच के वोट देते रहिएगा कि जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट देंगे, तो आपको बंधुआ बना करके रखेंगी पार्टियां, आपका कोई भला नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप तो उसको वोट देंगे ही देंगे, क्योंकि वही एक लड़ाई लड़ रहा है बीजेपी से। तो अब वो धारणा टूट रही है। मुसलमान अपना खोज रहा है, आरजेडी से अलग भी खोज ले रहा है कि कौन हरा रहा है बीजेपी को, या वो विचार कर रहा है कि आपके पास जो यादव का वोट है, जो 17-18%, 17% आप वोट कहते हैं, उतना वोट लेकर के अगर कोई दूसरा आ जाता है और वो ज्यादा टक्कर दे रहा होता है बीजेपी को, तो उसके साथ चले जाएंगे मुसलमान। आप थोड़े रोक लीजिएगा उनको, लीजिएगा। अगर कहीं प्रशांत किशोर, जिस तरह रुपौली में शंकर सिंह ने ये धारणा बना दी कि शंकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं, तो मुसलमान उनके पीछे खड़े, उन्होंने ये मैसेज होगा मुसलमान के बीच में कि राजपूत और दूसरी अगली जातियां शंकर सिंह के साथ खड़ी हैं, तो या तो मुसलमान उनके साथ जाके खड़े हो गए। तो आप सोचिए, अगर प्रशांत किशोर के बारे में ये धारणा बन जाए कि उनके साथ अगली जातियां आ रही हैं, या अत्यंत पिछड़ी जातियों के कुछ लोग आ रहे हैं, या दलित भी जुड़ रहा है, तो मुसलमान को कोई 2 मिनट समय लगेगा उसके पीछे जाकर के जुड़ जाने में। बिल्कुल, फिर क्या स्थिति होगी आरजेडी की। तो ये एक बड़े वोट बैंक को, जो मुस्लिम वोट बैंक को, वो 18% शायद मुस्लिम वोट है, और ये यादव जो हमने कहा गलती कर दी है, 14% है वो। तो ये जो ये 18% का वोट है, इसको तो आपने फॉर गारंटेड लिया हुआ है। आपने लोकसभा चुनाव में सीटें भी कम कर दी, टिकटें भी कम कर दी उनके जो बड़े नेता हैं, आपने उनको किनारे कर दिया, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप कल परसों बता रहे थे कि कारोबारी टाइप के नेताओं को ले करके आप आगे राजनीतिक जगह दे रहे हैं, उनको राजनीतिक महत्व दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उनके साथ कार्यकर्ता जुड़ेगा आपका, और वो कार्यकर्ता कि आपके कार्यकर्ता को महत्व देगा। जो 200-500 करोड़ का आदमी है, वो आपके साधारण कार्यकर्ता को जो गमछा डाल करके और हवाई चप्पल पहन के जाएगा, उसे थोड़ा बात करेगा वो। तो वोट देने तो वही जाएगा, गमछे वाला और हवाई चप्पल वाला। तो नहीं ना, आप देखिए ना अजीत जी देखिए ना, आप अवतरण देखिए, आपने रघुवंश प्रसाद सिंह के बराबर किसको आगे बढ़ाया? आपने तस्लीमुद्दीन के बराबर किसको आगे बढ़ाया? कौन नेता बनकर उभरे? अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरह कौन नेता बना? तो देखिए तमाम, और
आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे। कल रात को ही मुझे प्रशांत किशोर की टीम के एक सदस्य ने बताया कि तैयारी ये है। देखिए अब किस मुद्दे पर मैं कह रहा हूं, समीकरण और प्रतिशत, इस जाति का प्रतिशत इतना, इस जाति का प्रतिशत इतना, इतने भर में बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं होना। अर्श फर्श की लड़ाई वो अलग है कि प्रशांत किशोर की टीम 3000 नेताओं और ऑफिसर्स की लिस्ट तैयार कर रही है और यह बताने जा रही है, हर जिले में शायद होर्डिंग लगेगी कि इनके बेटे किन किन स्कूलों में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं और आपके बच्चे कहां पढ़े हैं। सोचिए, फिर जब ये आईना सामने आएगा तो फिर इसका जवाब क्या मिलेगा। देखिए ये एक बहुत अच्छी कहावत है जो हर आदमी को ध्यान रखना चाहिए, जो आजकल डिटेल्स को लोग इग्नोर करते हैं। एक लाइन का ये कोट है कि ब्यूटी लाइज इन डिटेल्स। सौंदर्य जो है वो ब्योरों में है, डिटेल्स में है। तो आप जब डिटेल्स में जाएंगे तो जनता यकीन करती है आपकी बातों पर। तो ये डिटेल्स कोई नहीं बता रहा है। आरजेडी के, कम से कम आरजेडी की पॉलिटिक्स में डिटेल्स में जाने की तो सोच ही नहीं है कि आप डिटेल में जाए। आप जेडीयू को अगर एक्सपोज करना चाहते हैं तो जेडीयू के नेताओं को ही एक्सपोज करिए। जेडीयू के लोग अगर कह रहे हैं जो काम प्रशांत किशोर ने शुरू कर दिया कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि हमने शिक्षा की व्यवस्था इतनी सुधार दी या स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी सुधार दी, तो एक लिस्ट ही जारी कर दी जेडीयू के नेताओं की जो जाकर के दिल्ली, पटना, बॉम्बे और लंदन इलाज कराने गए। आप ऐसी एक लिस्ट निकाल दीजिए कि आप कहते हैं कि स्वास्थ्य सुधार दिया तो ये स्वास्थ्य है, या आपने शिक्षा सुधार दी तो इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। जो आज प्रशांत किशोर के दिमाग में आई ये बात, इस तरह से डिटेल्स में जाने की, डिटेलिंग में जाने की बात क्यों नहीं आई आरजेडी के दिमाग में। ये फर्क है। आपने चुनाव रणनीतिकार जो रखा है उसमें और प्रशांत किशोर में ये फर्क है, ये बेसिक फर्क है दोनों की चुनाव रणनीति को समझने का। जनता आजकल मोटा मोटी बात नहीं सुनना चाहती है। मोटा मोटी बात तो सुनती आ रही है जनता पिछले 35 साल से। बिहार की जनता मोटा मोटी ही सुन रही है। कोई डिटेल में नहीं गया किसी व्यक्ति की समस्या को लेकर के कि आपकी समस्या ये है। देखिए आपने पहले कहा था एक दिन कि प्रशांत किशोर 8,500 पंचायतों के लिए अलग रोड मैप बना रहे हैं। बिल्कुल विजन डॉक्यूमेंट, बिल्कुल। ये कितना डिटेल में जाना हुआ, और जबकि उनके पास संगठन नहीं है, वो अभी संगठन खड़ा कर रहे हैं। और आरजेडी के पास पंचायत स्तर का संगठन है। तो आरजेडी तो बेटर पोजीशन में थी कि वो हर पंचायत की समस्या की सूची बनवा ले, अपने जो पंचायत कमेटी है उसी से मंगवा ले कि भाई तुम्हारे यहाँ कम से कम ये डिटेल मंगाए कि तुम्हारे यहाँ मुखिया कौन है, सरपंच कौन है और क्या टीम है और क्या समस्या है तुम्हारे पंचायत की, और उसी को हाईलाइट करे। तो डिटेल में जो जाने की सोच है वो नहीं है। देखिए मोटा मोटी का क्या मतलब होता है कि आप हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और नारे आपके लगेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, धूल उड़ेगी और आप खूब हाथ हिलाएंगे, हाथ और गमछा घुमाएंगे और चले जाएंगे, और ये मान के बैठे कि 32% तो वोट हमारे पास है। जो ये सब आदमी कहता है कि फला पार्टी जो है, आरजेडी के लिए कहते हैं लोग कि ये तो 32% वोट से आगे होती है, हमेशा 32% से शुरुआत करती है। तो शुरुआत करते ही तो अंत हो जाता है आपका। उस 32% में और जुटता कौन है? आप तो शुरुआत करते हैं और 32% पर ही खत्म हो जाते हैं, और दूसरी तरफ फिर 65% 68% वोट होता है। और इस 32% में भी अब सेंध लगाने की तैयारी है। तो अब इस 32% को बचाने की चुनौती होगी। जो वो अजीत जी, आप पिछले दिनों कह रहे थे ना कि जब लालू यादव थे तो बहुत चर्चा हुई, बहुत विवाद हुआ, नुक्ताचीनी हुई कि जातीय सम्मेलन क्यों कराए जा रहे हैं। हाँ। लेकिन लालू जी की राजनीति सधी हुई राजनीति थी, सफलता मिली। 1995 में स्पष्ट जनादेश मिला, एक ही बात तो मिला था। हाँ। अब देखिए लोकसभा चुनाव में खंडित हुआ कुशवाहा समाज, और इसका फायदा भी आपको मिला। औरंगाबाद आप चुनाव जीत गए, बहुत लोकसभा क्षेत्रों में आप नजदीकी मुकाबले में रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से एनडीए ने रफ्फू करने की कोशिश की, उपेंद्र कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा या फिर अन्य कोशिशें जो जारी है, आपने इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या कोशिश? जो आपकी ओर आए लोग वह विधानसभा चुनाव में भी आपके साथ रहे। आपने कोई ऐसी बैठक की, आपने कोई ऐसा सम्मेलन किया, आपने कोई ऐसा आयोजन किया, या इस तरीके से कोई कमेटी बनी, या फिर जो आपकी पार्टी है उसमें, ठीक है आपने अभय कुशवाहा को लोकसभा में नेता बना दिया, लेकिन लोकसभा में नेता बना देना और फिर कार्यक्रमों का आयोजन करना, लोगों से जनसंवाद करना, कनेक्ट होना लालू यादव की तरह, यह दूसरी रणनीति होती है। देखिए हम ज्ञानेश्वर जी अभी पिछले महीने हम, या इसी महीने भी 15 दिन हम रहे मोतिहारी में, तो हम रोज अखबारों में देखते थे या जो लोकल लोग आते थे वो बताते थे कि बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन हो रहा है। तो ये पता चला कि पूरे बिहार में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन किया है। फिर
उसके जो जीते हुए लोग थे उनके सांसदों के सम्मान का सम्मेलन हुआ। तो जी ये अभी चुनाव खत्म हुआ है, अभी कोई आराम से नहीं बैठा है, कोई बीजेपी आराम से नहीं बैठी है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन करते रहे, सांसद सम्मान सम्मेलन करते रहे, एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चलता रहा, इस बरसात में पेड़ लगाने का काम चलता रहा, और उसके बरक्स देखिए आरजेडी का कोई सम्मान सम्मेलन नहीं हुआ। आप अभय कुशवाहा का ही सम्मान पूरे बिहार में करवा देते कि इनको लोकसभा का बिल्कुल। नेता बनाया है हमने और इनका सम्मान किया जाए। तो जो गर्म लोहे पर चोट मारने की बात होती है कि लोहा जिस समय गर्म था, जिस समय कुशवाहा समाज में कुछ इलाकों में ही सही वोट आपको मिला था, एक रुझान दिख रहा था, उसको अपनी तरफ करने के लिए तो आपने कुछ नहीं किया। और उसके उलट जेडीयू और बीजेपी ने भगवान सिंह कुशवाहा से लेकर के उपेंद्र कुशवाहा तक का दाव चल दिया। आपको लगा लोकसभा चुनाव में कि कुछ दलित वोट आपके साथ जुड़ जाएगा, तो उसके लिए आपने क्या किया? उल्टा आपके जो दलित चेहरे थे, जिसको आपने दलित चेहरा बनाया था, वो टूट करके अब जा रहे हैं जेडीयू की तरफ। तो ये अपना जो होता है ना कि एक कहावत है कि रोजा छुड़ाने गए तो नमाज गले पड़ी। तो आप चल रहे थे नया नेता जोड़ने और नई जाति जोड़ने, और जो आपके पास है वही टूट करके आपसे जा रहा है। तो इसको कैसे संभालिएगा? इसको संभालने का कोई रोड मैप, कोई स्ट्रेटजी, कोई विजन अभी नहीं दिख रहा है। और आप ये तय मानिए ज्ञानेश्वर जी कि श्याम रजक का मामला अभी जितना दिख रहा हो, श्याम रजक के बारे में लोग कहते हैं कि उनकी चमक खत्म हो गई है, अब वो पुरानी चमक दमक नहीं है या पहले जैसा नहीं है, लेकिन वो उससे नहीं फर्क होता है। नाम एक ऐसा है उनका जिसको पूरे बिहार में लोग जानते हैं, लालू यादव के करीबी नाते भी, और जब वो जेडीयू में रहे तो नीतीश कुमार के करीबी के नाते भी। तो श्याम रजक का जाना एक बड़ा झटका है, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है अभी की इस जेडीयू और आरजेडी की पॉलिटिक्स में। ये जेडीयू के ज्यादा कंसोलिडेट होने का संकेत है, जेडीयू के ज्यादा मजबूत होने का संकेत है ये। नहीं, देखिए जी, चमक खत्म हो जाना अलग बात है, लेकिन चमक खत्म हो गई, लेकिन आप नई चमक वाले किसको ला रहे हैं, यह भी तो सवाल पैदा होता है। और फिर देखिए, एक और परसेप्शन बनाया जा रहा था, नैरेटिव बनाया जा रहा था, नीतीश कुमार की सेहत बहुत खराब है, नीतीश कुमार की तबीयत बहुत खराब है, वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वे इलाज के लिए विदेश जा रहे हैं, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए जा रहे हैं, मनीष वर्मा को जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन नीतीश कुमार इस परसेप्शन को, जो गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है, तो उसे कैसे पंक्चर कर रहे हैं। आजकल जब गंगा में जल स्तर बढ़ता है, तब भी वे देखने को निकल जा रहे हैं, बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य को भी देखने के लिए चले जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर भी पहुंच जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार, जो ये नैरेटिव और परसेप्शन बन रहा था कि नीतीश कुमार बीमार है, वे इसे भी तोड़ने की कोशिश में लगे हैं और यह साबित कर रहे हैं कि नहीं, अभी मैं हूं। जो अशोक चौधरी ने कभी कहा था, टाइगर अभी जिंदा है, तो नीतीश कुमार उस मुहिम में भी लगे हैं। हाँ, तो ये उसी मुहिम का तो पार्ट है, श्याम रजक का टूट के जाना। आप राजनीतिक गतिविधियां देखिए, राजनीति कहाँ हो रही है? राजनीति सिर्फ जेडीयू बीजेपी में हो रही है। राज्यसभा की राजनीति हो, और जो जेडीयू के लोगों ने कहा, आपने बताया कि लोगों ने कहा कि भाई बड़ा श्रेय तो नीतीश कुमार को देना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं राज्यसभा। तो एक तो वो राजनीति भी वही कर रहे हैं, जो सामाजिक समीकरण साधने की चीज है वो भी वही साध रहे हैं। काम करने का परसेप्शन क्रिएट करना है कि सरकार बहुत काम कर रही है, बहुत मिशन मोड में काम कर रही है सरकार, जो चीजें, जो प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं उनको पूरे करा रही है सरकार। अभी जो हमने देखा कि ये पतौरा और वो जो सड़क का मुआयना करने का, दिल्ली तक में ये खबर आई कि प्रधानमंत्री जो गए 4 लेन सड़क जो मुजफ्फरपुर से पटना के बीच में जो बाईपास बन रहा है, उसका मुआयना करने भी गए। बेटा की तस्वीरें आई है के लिए वो गए। तो सरकार काम कर रही है, मिशन मोड में है, ये दिखना चाहिए है, खासतौर से चुनावी साल में। तो ये भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो अपना सुशासन की जो इमेज है उसको भी मजबूत कर रहे हैं। जो सामाजिक समीकरण, ताना बाना बुनने की जो उनकी राजनीति रही है, वो ताना बाना भी बुन रहे हैं, दलित को मजबूत कर रहे हैं अपना, और कुशवाहा जो लॉकूस का वोट है उसको मजबूत कर रहे हैं। तो ये काम भी वही कर रहे हैं। और इसके मुकाबले आरजेडी में क्या काम हो रहा है? आरजेडी में कोई काम नहीं हो रहा, उनके लोग टूट के जा रहे हैं। और जगदानंद सिंह जैसा सीजन पॉलिटिशियन चिट्ठी लिख करके अपनी कमजोरी जाहिर कर रहा है कि लोग हमको छोड़ करके जा रहे हैं, और छोड़ करके जाइएगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जो कनिंगनेस होना चाहिए, जो काइयापन पॉलिटिक्स में होती है, वो तो पार्टी लैग कर रही है। कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो अपनी होशियारी से चीजों को पलट दे और अपने पक्ष में नैरेटिव बना दे। उल्टा आप अपने खिलाफ में नैरेटिव बनवा रहे हैं। तो ये एक और चीज देखिए ना, एक और परिवर्तन देखिए अजीत जी। देखिए, पहले कहा जाता था, जब लालू यादव और नीतीश कुमार की तुलना की जाती थी, कि नीतीश कुमार से मिलना बहुत कठिन है, लालू यादव सहज उपलब्ध है, उनसे कभी भी मिल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं,
समस्या का निवारण करा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से यह परसेप्शन है कि नीतीश कुमार से मिलना कठिन है, ठीक वैसा ही परसेप्शन आरजेडी के भीतर बनता जा रहा है, उनके नेताओं में ही बनता जा रहा है कि तेजस्वी यादव से मिलना कठिन, लालू यादव से मुलाकात कर लेंगे। तो यह भी देखिए, मतलब अभी इतने युवा हैं और इतने ऊर्जावान हैं, मतलब तेजस्वी यादव के लिए यह परसेप्शन बनना, जैसे लोग कहते हैं कि राहुल गांधी से मिलना बहुत कठिन है, सोनिया गांधी से आप मिल लीजिएगा, तो अभी आपको संघर्ष का रास्ता पकड़ना है। तो यदि आप दूर जाएंगे, मुलाकात मुश्किल होगी, तो फिर सब कुछ दूर चला जाएगा। और देखिए राहुल गांधी कितनी होशियारी से उस परसेप्शन को बदल रहे हैं। जी, उन्होंने कैसे अपने को सहज सुलभ बना दिया जनता के लिए। श्रीनगर में लाल चौक पर आइसक्रीम खा रहे थे, आप सोचिए क्या दृश्य होगा, क्या क्या उससे नैरेटिव क्रिएट हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। वो पहुंचे बुधवार की शाम को, उन्होंने डिनर किया और आइसक्रीम खाने लाल चौक पर चले गए, खड़गे जी को साथ लिया हुआ है और ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो ये यहाँ निकले अपने उससे और उन्होंने अपने फोन से उबर की टैक्सी बुक कर ली और टैक्सी वाले के साथ बैठ करके गप करते हुए गए। फिर टैक्सी वाले के परिवार को बुला करके उनके साथ खाना खिलाया, उनके साथ बैठ करके छोले भटूरे खाए उन्होंने। तो कहीं मोटर गैराज में पहुंच जा रहे हैं, कहीं मुखर्जी नगर आ जा रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ मिलने। तो जो उनके बारे में धारणा थी उसको तोड़ रहे हैं, वो सहज उपलब्ध हो रहे हैं अब लोगों को। पार्लियामेंट में बुला रहे हैं, बड़े बड़े समूह आ रहे हैं पार्लियामेंट में मिलने। मछुआरों का समूह आया, एक दिन किसानों का समूह आया, ये अभी इस पिछले सेशन में। तो और हुजूम में लोग आ रहे हैं, 40-40, 50-50 लोग। तो वो परसेप्शन चेंज कर रहे हैं अपने बारे में, जो धारणा बनी थी उनको समझ में आ गया कि बिना जुड़े नहीं होता है। भारत जोड़ो यात्रा भी उनके अपने जुड़ने की यात्रा थी। भारत को जोड़ने से ज्यादा उनके अपने जुड़ने की यात्रा थी वो राहुल गांधी की। तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी से भी सीख सकते हैं, और राहुल गांधी से क्या, उनको अपने पिता से ही सीखना है। जैसे उनके पिता लालू यादव जैसी पॉलिटिक्स करते थे कि गाड़ियों में निकले और बिहार के किसी कोने में पान की दुकान पर रुक जाए, 100 आदमी वहां जुट जाता था और जिसमें 5 आदमी को नाम लेकर के लालू यादव जानते थे, उस गांव के 5 आदमी का नाम ले लेते थे, यार फलानवा है कि नहीं है, या अभी है कि चला गया, इस अंदाज में। तो इतने लोगों को जानते थे पर्सनली, तो लोग इससे उनको कनेक्ट करते थे। हम कहीं ना कहीं जो ये पीड़ा देखी हमने श्याम रजक की चिट्ठी में, बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने एक शायरी भी लिखी और जो इस्तीफा लिखा आपने कि आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। तो कहीं ना कहीं तो आहत हुए हैं ना वो जो लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं पार्टी के जो निर्णायक लोग हैं, उनकी चालों से वो आहत हुए हैं, तभी तो उन्होंने इस तरह की चिट्ठी लिखी। और एक जो धारणा आपने कही कि लालू यादव से मिल लीजिए, तो आरजेडी में सामान्य रूप से लोग कहते हैं कि मिल के करेंगे क्या, उनके कहने से तो कुछ होता नहीं है जी। ये भी एक धारणा बन गई है और ये धारणा बहुत खतरनाक है ज्ञानेश्वर जी, और ये तेजस्वी ने बनवाई है। तेजस्वी यादव की टीम ने ये धारणा बनवाई है कि जो डिसीजन होना है वो तेजस्वी यादव करेंगे और हम जो 3 लोग हैं, हम ही 3 लोग करेंगे। आप काहे के लिए जा रहे हैं लालू यादव के यहाँ, आप काहे के लिए जा रहे हैं राबड़ी देवी के यहाँ, आप राबड़ी देवी आपको टिकट दिलवा देंगी या लालू यादव आपको टिकट दिलवा देंगे। ये बात सुनने को मिलती है तेजस्वी यादव की टीम की तरफ से। ये लोग कहते हैं अपनी पार्टी के नेताओं को, तो लोग फिर किस लिए जाएगा लालू यादव के? अरे लालू यादव अभी भी दरबार लगा के बैठेंगे तो आरजेडी का 10 वोट बढ़ा देंगे, वो वोट घटाएंगे, वो उनके पास दरबार में लोग आएंगे तो उनका वोट बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें कई लेवल पर समस्या है। जो आपकी कोर टीम है वो कई बार ऐसा लग रहा है कि वो आपके हित के लिए काम नहीं कर रही है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। तो आपको अपना हित खुद समझना होगा। नरेंद्र मोदी को कोई सलाहकार, 100 सलाहकार है उनकी, लेकिन करते वो खुद हैं जो उनको राजनीतिक रूप से समझ आता है। लालू यादव भी ऐसे ही करते थे, 100 लोगों की बात सुनते थे, लेकिन करते वो थे जो उनको अपनी राजनीतिक रूप से सही लगता था। तो ये काम तेजस्वी यादव को करना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, ये अब तो उनको काफी अनुभव हो गया, 10 साल का अनुभव है, अब वो करें। और जीन्स में है पॉलिटिक्स, वो लालू यादव के बेटे हैं, इस बात को समझे और उस हिसाब से वो पॉलिटिक्स करें। लोग छोड़ करके नहीं जाएं, लोग जुड़े, ये राजनीति करें। बिल्कुल, टूटे नहीं जुड़े। देखिए यह सब सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए तेजस्वी यादव की, क्योंकि बिहार में सबसे सशक्त विपक्ष राजद ही है और उम्मीद भी है। देखिए यदि बात होती है सत्ता की रेस की बात होती है तो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को मुकाबला तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं। प्रशांत किशोर तो अभी आए हैं, लेकिन हाँ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे क्या, बिहार की चर्चा हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।